गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था प्रॉब्लम्स सम पर, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, लेक्चर में। तो आज भी हम लोग कुछ अच्छे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक का पार्ट है। और इसको हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देख रहे हैं और ये क्वेश्चन हम लोग का जेईई में पहले पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक अलग सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए यहाँ पर इसको मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से क्या दिया है। अगर मान लो एक हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है ना। और एस के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एस के रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना भाई, एस के क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग को बताना है कि एस के एक्स अपॉन एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो हमें एक्चुअल में यहां पर ए और डी के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है, तो यहां पर हम लोग का क्वेश्चन जो है, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड डी, ठीक है। तो अब यहां पर कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि एस के एक्स अपॉन अगर हमारे पास एस एक्स है तो एस के एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि हम लोग सबसे पहले एस के एक्स अपॉन एस एक्स को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, के एक्स अपॉन 2 और नीचे एक्स बाई 2, ठीक है। 2a प्लस के एक्स माइनस 1 इंटू डी, और नीचे अगर हम लोग का देखोगे तो हो जाएगा 2a प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो x बाई टू कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा k। अब इस चीजों को मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं। इसको मैं लिखूंगा 2a माइनस डी और k इंटू डी इंटू एक्स, ठीक है। और इसको भी लिखूंगा 2a माइनस डी और प्लस एक्स इंटू, ठीक। आप ध्यान से देखो, मैंने ये कहा कि हम लोग का जो रेशियो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा कि जब मैंने कहा कि ये रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए, तो हम लोग के माइंड में क्या होता है ना कि जब मैं आपसे ये कहूंगा कि ये 2 प्लस या मान लो यहाँ पर a प्लस बी एक्स और c प्लस डी एक्स मैंने दिया और आपसे कहा कि ये रेशियो ना इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो आपके माइंड में ये आएगा कि सर हम यहाँ पर x को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। और x को जब 0 पुट कर देते हैं तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। एक्चुअल में आप जब x को 0 पुट करते हो तो पता है आपको क्या मिलता है? आपको एक्चुअल में ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मिलती है जो हम लोग का x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड होता है। तो अगर आपको यहां पर रेशियो को इंडिपेंडेंट ऑफ x बनाना है, इसका मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझो। मतलब ये है कि x चाहे हम कुछ भी रख दे, कुछ भी, चाहे 1 रखे, चाहे 0 रखे, चाहे 2 रखे, कुछ भी रखे, जिसमें x का टर्म नहीं होना चाहिए। समझे इस बात को? मतलब जब मैं कह रहा हूं कि रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए तो यहां पर x को 0 नहीं पुट करना होता है, इस बात को ध्यान रखना। आगे भी हम लोग को बच्चों ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जब आपको कहा जाएगा कि कोई एक्सप्रेशन है जिसमें हम लोग का जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। जैसे एक और ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जैसे मान लो आपसे कहा गया कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और मैंने कहा ये जो क्वाड्रेटिक है ना, ये क्वाड्रेटिक जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, ओनली एक्स, नॉट एक्स स्क्वायर, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो क्वाड्रेटिक है इसमें एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। तो आप क्या सोचोगे कि सर हम x इक्वल टू 0 पुट कर दे, तो अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये टर्म भी एलिमिनेट हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर भी क्या हो गया, एलिमिनेट। बट एलिमिनेट क्या करना है हम लोग को? सिर्फ ये करना है। तो जब मुझे कोई पर्टिकुलर टर्म हटाना होता है, इस बात को ध्यान रखना, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर टर्म हटाना है तो मैं x को नहीं बल्कि उस रिलेटेड कोफिशिएंट को 0 बनाता हूं। यानी कि मुझे ये सोचना है कि भाई मैं यहां पर b को 0 रख दूं, क्योंकि जैसे ये b 0 होगा ना तो ये क्वाड्रेटिक हमारा बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बन जाएगा। यानी कि अब हम यहां पर
देख सकते हैं कि इसमें कोई भी x का टर्म प्रेजेंट नहीं है। तो आपको इसी चीज को सोचना था बच्चों कि अगर मुझे x इंडिपेंडेंट चाहिए तो मैंने b को 0 किया। बिल्कुल ऐसा ही थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ भी है कि यहाँ पर मैंने कहा कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो आपके माइंड में ये आएगा कि सर हम b और d को यहाँ पर 0 कर दे। नो डाउट बिल्कुल सही है, अगर हम b और d को 0 करेंगे तो ये चीज हो जाएगा। लेकिन इसका ऑल्टरनेट और क्या हो सकता है, हम इस चीज को सोचें कि अगर मैं ये कहूं कि भाई अगर मेरा a और c दोनों 0 हो जाए तो क्या होगा भाई, ध्यान से देखो, bx अपॉन dx आएगा और ये भी क्या हो रहा है, b बाई डी आ रहा है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ x हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि हमारे पास तो ये भी ऑप्शन है कि अगर मैं यहां पर a और c को 0 कर दूं तब भी इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट बच्चों हमें यहां पर यूज करना है कि जब मैंने कहा कि ये रेशियो हम लोग को इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो मैं ये सोच रहा हूं कि भाई यहां पर आप सोचोगे कि सर मैं यहां पर d को 0 कर दूं। बेटा अगर आप d को 0 करोगे ना तो ये हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि d अगर 0 कर दें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही हट जाएगा, तो d 0 कर नहीं सकते। अब आप बोलोगे सर k को 0 कर दे, तो k को 0 करोगे तो ये वाला टर्म हटेगा, ये तो हटेगा नहीं, इसका मतलब प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई। तो अब मेरे माइंड में आया कि अगर मैं यहां पर इसको अगर 0 कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर ठीक है इस टर्म को 0 कर दूं 2a माइनस डी इक्वल टू 0, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये k इंटू के डी एक्स अपॉन एक्स इंटू डी। तो ध्यान से देखो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गया, यानी कि एक्चुअल में आपको यहां पर एक्स को नहीं बल्कि आपको यहां पर ये देखना था कि ये जो टर्म है हम इसको अगर 0 बना दे तो हम लोग का काम बन जाएगा और हमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मिल जाए। तो ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म का, ये आपको याद रखना क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है, बहुत जगहों पे आपको काम आएगा ये चीज, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने इस तरह से इसको सॉल्व किया, तो हम लोग को क्या मिला भाई, a और d के बीच में क्या रिलेशन मिला कि 2a माइनस डी इक्वल टू 0, यानी 2a इक्वल टू डी। तो यही हम लोग का वो रिलेशन आया। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये जब भी रेशियो इंडिपेंडेंट की बात कर रहा होता है कि x इंडिपेंडेंट हो y से, आपको रिलेटेड कोफिशिएंट के बारे में सोचना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो क्लास 10th में भी आप लोग देखे होंगे, ठीक है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि भाई अगर हम लोग को nth टर्म का रेशियो दिया गया है तो सम का रेशियो क्या होता है, या सम का रेशियो दिया गया है तो nth टर्म का रेशियो क्या होता है। तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो रिजल्ट बता देता हूं, वो रिजल्ट आप इस प्रॉब्लम में यूज करने वाले हो, ठीक है। तो वो रिजल्ट क्या है उसको मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक से देखते जाना। जैसे हम लोग को ये दिया हुआ है कि मान लीजिए फर्स्ट किसी एपी में, मान लीजिए दो एपी हमारे पास है, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स है। इफ मान लो कि हमारे पास nth टर्म का रेशियो है, ठीक है, एफ एन बाई जी एन, ठीक है, एफ एन बाई जी एन। और अगर हम लोग को यहां पर फाइंड आउट करना है कि भाई हम लोग को सम का रेशियो क्या होगा, तो यहां पर एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है बच्चों, जो आप यूज अगर करोगे तो चीजें बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगी कि nth टर्म से अगर हमें सम का रेशियो चाहिए तो यहां पर एक छोटा सा हम लोग को चेंजेस करना होता है, वो है n को n प्लस 1/2 से, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहां पर जो भी n है मेरा, अगर मैं इसको n को n प्लस 1/2 से चेंज कर दूंगा, देन ये रेशियो ऑटोमेटिकली हम लोग का सम के रेशियो में चेंज, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना होगा, ठीक है। तो इस चीज को मैं आगे क्वेश्चन में डिस्कस कर ही दूंगा। दूसरा रिजल्ट जो हम लोग का है वो ये है कि अगर मान लो हमारे पास सम का रेशियो है, ठीक है, सम का रेशियो है हमारे पास,
और मुझे nth टर्म का रेशियो चाहिए, तो मुझे n को रिप्लेस करना होता है 2n माइनस 1 से। ठीक है, तो हम लोग का जो nth टर्म का रेशियो आता है वो होता है f2n माइनस 1 g 2n माइनस। ठीक है, बस यही वो दो रिजल्ट है, आपको बच्चों याद रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इस चीज को याद रखा तो क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ आधे मिनट में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम लोग जो है इसी दो चीज रिजल्ट का यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। ठीक, तो अब देखो यहां पर क्या कह रहा है भाई, हम लोगों से कह रहा है कि हमारे पास रेशियो ऑफ nth टर्म दिया हुआ है। ठीक है, रेशियो ऑफ nth टर्म हमारे पास है, यानी कि an अपॉन an डैश 2n प्लस 8 अपॉन 5n प्लस। तो जब मुझे nth के रेशियो से सम के रेशियो में जाना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, n को n प्लस 1/2 से रिप्लेस करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये हम लोग का बन जाएगा रेशियो क्या, सम का रेशियो। ठीक है, तो जहां भी n दिख रहा होगा उसकी जगह हम n प्लस 1/2 रख देंगे। ठीक है, ये रख देंगे तो आप देखोगे कि यहां पर सिंप्लीफाई करने पर हम लोग को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 2n प्लस 17 प्लस 5n प्लस 7। ठीक है, तो यही हम लोग का हो गया फाइनल आंसर। तो देखो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपने चीजों को सॉल्व कर लिया। अगर आपको बस रिजल्ट याद रखना है कि अगर nth टर्म का रेशियो दिया है और सम का रेशियो जाना है तो आपको इससे चेंज करना है n को, बस इतना ही काम है और आप चीजों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहां पर, ठीक है, रेशियो को आराम से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग आते हैं यहां पर, जैसे देखो इस क्वेश्चन में दिया है कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो सम दिए गए, आपको ऐसा कुछ लग रहा हो कि सर यहां पर तो दो सीरीज है, दो सीरीज का सम हम लोग को ये सीरीज मिल रहा है ना, वेयर इच सेट ऑफ पैरेंथेसिस कंटेन्स द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर, सॉरी यहां पर सेट होना चाहिए। ठीक है, इस सेट ऑफ parenthesis contain the sum of consecutive odd integer as shown the smallest possible value of p plus q plus r, जहां p हम लोग का 6 से बड़ा है। आपको बताना है कि यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर का सम, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट q ऑड नेचुरल नंबर का सम, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट r ऑड नेचुरल नंबर का सम। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपको लगेगा कि सर यहाँ भी सम का फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ पर एक छोटा सा रिजल्ट यूज करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, और वो है, अगर आपको याद होगा तो सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, वो होता है n स्क्वायर, है ना, वो होता है n स्क्वायर। तो आपको बस करना क्या है कि यहां पर इसी रिजल्ट का यूज करना है। यहां तो आपको दिया क्या गया है, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, p स्क्वायर, ये क्या होगा क्यू स्क्वायर, और ये क्या हो गया आर स्क्वायर। सिंपल सा यार काम हो गया। अब आपको बताना है कि हम पी क्यू आर की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या रख सकते हैं जब पी हम लोग का 6 से बड़ा है। तो एक्चुअल में अगर आप रिजल्ट को कोरिलेट करने की कोशिश करो तो बच्चों ये हम लोग का रिप्रेजेंट कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई कि दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसका मतलब पी क्यू आर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट को कर रहा है। तो बस आपको करना क्या है, आपको याद रखना है क्या कि पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो आपको याद होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट, जैसे मैं बता रहा हूं 3 4 5, ठीक है, 6 8 10। ठीक, तो आपको बस चीजों को याद रखना है कि यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होगा वो हम लोग का कुछ इस तरह से है 6 8 10, और उसी तरह से आप चाहो तो नेक्स्ट एक और याद कर सकते हो 5 12 13। तो हम लोग को बस करना क्या है कि देखना ये है कि कौन सा, जैसे p की वैल्यू 6 है, 6 से बड़ी है, तो p की वैल्यू 6 से बड़ी है तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर
ये भी ले सकते हैं ट्रिपलेट और ये भी ले सकते हैं, क्योंकि p अगर 6 से बड़ा है तो q तो 6 से छोटा हो ही सकता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि p प्लस क्यू प्लस आर जो है वो स्मॉल होना चाहिए। अब इससे अगर हम बढ़ा लेंगे तो और बड़ी वैल्यू आती जाएगी। तो यही दो में से कोई एक हम लोग को पॉसिबल आंसर दे सकता है। तो हम लोग यहाँ पर p को 8 ले ले, q को 6 ले ले और r को अगर 10 ले ले, तो पूरा जो सम आएगा p प्लस क्यू प्लस आर वो हम लोग को आ जाएगा 24। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो p की वैल्यू 12, q की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 13। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐड करते हैं पूरा तो p प्लस क्यू प्लस आर जो होगा बच्चों, ठीक है, ये हम लोग का आ जाएगा 30। तो ये हम लोग का चूंकि वैल्यू इससे बड़ा है इसलिए p प्लस क्यू प्लस आर जो है वो हम लोग का 24 होगा। तो आपने देखा कि चीजें मैंने सॉल्व नहीं किया, बस पाइथागोरस ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट यूज किया और ये देखा कि भाई ये हम लोग का जो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एक पाइथागोरस ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो पी क्यू और आर की क्या मिनिमम वैल्यू रखूं जिससे इसका सम मिनिमम हो जाए। और दूसरी चीज है कि पी की वैल्यू 6 से बड़ी हो लेनी है। तो यानी कि हम लोग जैसे 6, 8 और 10 की बात कर रहे हैं तो 6, 8 और 10 में मैं p को 8 अगर ले लूँ, q को 6 ले लूँ और r को 10, तो ये हम लोग का लोएस्ट वैल्यू देगा। तो इस तरीके से ही हम लोग को क्या मिल जाता है, इसका लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ सम के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये सम का कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग को आगे काम आएंगे। ठीक है, इसलिए पहले मैं थोड़ा सा एपी के सम को समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या क्या पॉइंट है भाई एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट पॉइंट, कोई भी सम का फॉर्मूला जब आप लिखते हो एपी में तो क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1। सही है ना भाई। अब चीजों को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अगर मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे पता है कि किसी भी एपी में a और d तो कांस्टेंट होता है और n चूंकि हम लोग का वेरिएबल है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको n का वेरिएबल मानकर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा n इंटू ए प्लस n/2 n माइनस 1 इंटू। ठीक है ना। आप ध्यान से देखो तो ये हम लोग का जो बनेगा वो बन जाएगा d/2 इंटू एन स्क्वायर प्लस, और ये हम लोग का हो जाएगा a माइनस d/2 इंटू। ठीक, तो जो सम ऑफ एपी आया हम लोग का वो ये आया। ठीक, तो इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो समझते जाओ। सबसे पहली बात तो ये कि देखो यहाँ पर Sn जो होता है ना बच्चों, वो Sn हम लोग का सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म को रिप्रेजेंट करता है। पहले ये तो बात समझ जाओ। अब आप लोग सर इसका क्या सेंस है, जैसे मैंने कहा सम ऑफ 10 टर्म, ठीक, और सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है बच्चों। जब मैं कह रहा हूं सम ऑफ 10 टर्म तो इसका मतलब ये कि अगर कोई सीक्वेंस मेरे पास है, कोई सीरीज मेरे पास है, तो मैं वहां से कोई भी 10 टर्म उठा सकता हूं, तो वो रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ 10 टर्म। लेकिन जब मैं बात करूंगा कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, तो इसका मतलब होता है बच्चों की शुरुआत से 10 टर्म आपको लेना है। तो ये फॉर्मूला जो काम करता है ना, वो शुरुआत के 10 टर्म के लिए काम करता है, ना कि कोई भी 10 टर्म के लिए। इसलिए सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला वहीं पर एप्लीकेबल है जहां पर हम लोग को एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, पहली बात। दूसरी चीज, जब मैं किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सम की बात करूंगा तो आपको यहां पर कुछ चीजें क्लियरिटी आ रही होगी कि सर आपने जो लिखा है ना उसमें ये तो कांस्टेंट होता है और ये भी कांस्टेंट होता है। तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये n अगर वेरिएबल है तो क्या मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये n का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे मैंने आपको nth टर्म के बारे में कहा था, याद होगा कि हम लोग ये कहते थे कि भाई हम लोग का जो एपी का nth टर्म होता है वो n का लीनियर पॉलिनोमियल होता है। उसी तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये दोनों अगर कांस्टेंट है तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये n स्क्वायर और n है तो इसका मतलब n का ये क्वाड्रेटिक होगा। यानी कि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन,
ठीक है, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम होता है, ठीक है, वो क्या होता है भाई, क्वाड्रेटिक ऑफ एन, एन का हमेशा क्वाड्रेटिक होगा, चाहे आप कोई भी एपी की बात करो, डजंट मैटर इंक्रीजिंग चाहे डिक्रीजिंग, कोई फर्क नहीं। दूसरी चीज ये भी है कि एन का जो क्वाड्रेटिक मैं लिख रहा हूं उसमें हम लोग ये देखेंगे कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लिखते थे तो आप क्या लिखते थे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यानी एक कांस्टेंट टर्म होता था। लेकिन यहां पर कोई कांस्टेंट टर्म आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई आप जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हो यहां पर, उसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगा, जीरो होगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, विथ कांस्टेंट जीरो, ठीक है, कांस्टेंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को सम के फॉर्मूला से nth टर्म फाइंड आउट करना होता है। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो आप अक्सर देखोगे कि मैंने एक फॉर्मूला लिखा भी था पहले, ठीक है, आपको याद होगा, उसको मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर कभी आपको एपी में या इवन किसी भी सीरीज में सम के फॉर्मूला से nth टर्म का फॉर्मूला चाहिए, यानी कि अगर आपको सम दिया हुआ है और nth टर्म निकालना है, तो एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, वो हर टाइप की सीरीज के लिए होगा, और वो फॉर्मूला है हम लोग का an इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस, ठीक है। ये बहुत ही काम लायक फॉर्मूला है बच्चों, इस बात को ध्यान रखें, बहुत जगह काम आ जाता है। जेई में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, मैं उसको डिस्कस भी करूंगा यहाँ पर, जो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड था बच्चों। तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में आपको तब काम आएगा जब एस एन आपके पास है और ए एन फाइंड आउट करना है, ठीक। तो ये आपके माइंड में जरूर है कि सर ये चीज कैसे आई, तो इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं कि कैसे ये चीज आती है। जैसे एस एन की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म को रिप्रेजेंट करता है भाई, ध्यान से देखो। अगर मैं एस एन माइनस वन निकालूंगा ना, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म को करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब अगर दोनों को माइनस कर देता हूं मैं, तो ये क्या होगा, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, और ये सारे टर्म कैंसिल आउट होते जा रहे हैं। तो जब कैंसिल आउट होगा ना, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये बच जाएगा ए एन, और इसी से हम लोग का ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। तो ये आप ध्यान दो कि जब मैंने ये कहा तो क्या मैंने यहाँ पर डिफाइंड किया कि ये एपी है, क्या जीपी है या एचपी, नहीं। इसका मतलब ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है बच्चों, ये क्या है, यूनिवर्सल। हम लोग ऐसे फॉर्मूला को यूनिवर्सल फॉर्मूला कहते हैं, क्यों, क्योंकि हर सीरीज में ये काम कर जाता है, ठीक है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। तो इसी के साथ हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं एसएन से। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। जैसे मान लो किसी भी क्वाड्रेटिक का हम लोग को एसएन दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि कोई भी एसएन क्वाड्रेटिक का जो होता है, क्वाड्रेटिक ऑफ एन होता है जिसमें कांस्टेंट जीरो होगा। तो ध्यान से देखो, मैंने लिखा है ना 3n स्क्वायर प्लस एन। अब मुझे बोला गया कि भाई मुझे एसएन दिया गया है और एन निकाल के दिखाओ। तो मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले निकाला एस एन माइनस वन, और एस एन माइनस वन निकालने में करना क्या है कि जहां भी एन दिख रहा है ना, उसको एन माइनस वन से रिप्लेस कर, एन माइनस वन से रिप्लेस कर, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3n स्क्वायर प्लस एन, ठीक है, 3n स्क्वायर, जिसको और थोड़ा सिंप्लीफाई में कर दे रहा हूं, तो ये हम लोग का हो जाएगा -5n, ठीक है, और 3 प्लस 2 आ जाएगा। हाँ, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको यहां पर ए एन निकालना है भाई। तो ए एन निकालते वक्त आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, ए एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस। तो दोनों चीजें जो मैंने फाइंड आउट किया है ना, बस उसको यहां पर पुटअप करो। तो जैसे ही करोगे तो ये हो जाएगा 6n माइनस, आ गया एन। तो देखो इस तरीके से हम लोग nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं अगर एस एन हम लोग को गिवन।
अब ये फॉर्मूला सिर्फ यहां पर ही नहीं, अब यहां पर एक और जगह काम आएगा। जैसे अगर मान लो मैंने क्वेश्चन आपको दिया कि फाइंड A4 इफ Sn इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n, ठीक है भाई। तो A4 निकालना है भाई, A4 मतलब फोर्थ टर्म निकालना है। तो फोर्थ टर्म जब मैं निकालूंगा तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे an तो चाहिए ना, क्योंकि an में ही n की जगह 4 रखे 4 हम A4 निकाल सकते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या बन गया, an निकालना। तो an कैसे निकालेंगे, फिर वही फॉर्मूला an का हो गया फॉर्मूला भाई an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस। तो हमने यहाँ पर an जब निकाला तो n स्क्वायर माइनस 2n, और इसमें घटाएंगे हम लोग इस टर्म को, ये n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, ठीक है। अब ये इसको घटाओगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये हम लोग का हो जाएगा 2n माइनस, ठीक है। अब आपके पास an जब आ गया, A4 जब निकालना है बच्चों तो बस इतना ही काम है कि n की जगह 4 रख दोगे, n की जगह 4 रखा और इस तरीके से हमारे पास आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर A4 फाइंड आउट किया। अगर ऐसे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को दिए जाते हैं और मिलेंगे आपको, बुक्स में भी मिलेंगे और हम लोग डीपीपी में ऐसा क्वेश्चन होगा ही, तो आपको इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके वहां पे सॉल्व करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर बच्चों डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हम लोग का जेई से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। उसको यहाँ पर देखो, जैसे क्वेश्चन क्या था वो ये मैं दिख रहा हूँ कि मान लो हम लोग का जो Sn है वो रिप्रेजेंट कर रहा है A1 प्लस A2 ठीक है। एंड हम लोग को यहां पर दिया गया है ठीक है, हम लोग को ये दिया हुआ है तो हम लोग को बताना है देन फाइंड सम ऑफ ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब यहां पर जो क्वेश्चन मैं यहां पर फाइंड आउट करने जा रहा हूं उसमें अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपको लगेगा कि सर आपने पहले वाली सीरीज को तो स्क्वायर किया हुआ यहां पर, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये और ये तो जुड़ा ही हुआ है। अब इस बात को देखो ध्यान से, किसी भी सीरीज में सम अगर निकालना है तो an का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यहाँ पर हमने समेशन यूज किया है, ठीक है, तो आगे मैं थोड़ा सा मैं समेशन तो आप लोग को पूरा डिस्कस करने वाला ही हूँ, समेशन की प्रॉपर्टीज वगैरह, समेशन क्या होता है इसको पूरा डिस्कस करूंगा। जस्ट एक पार्ट है मेरा यहाँ पर, तो उसको मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ या डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर मान लो हम लोग को दिया गया तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अगर मैं यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ एन टर्म्स, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है हमें, Sn दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है Sn। तो Sn जो है एपी का किसी भी चीज का क्या दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस n, ठीक। तो यानी कि इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली हम लोग को दिया क्या गया, इनडायरेक्टली हम लोग को दिया गया है Sn इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी भी सीरीज में सम अगर निकालना है तो n का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम nth टर्म से ही उसके सम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पर ये काम करेंगे कि यहां पर, ठीक है, सबसे पहले तो जो सीरीज का सम निकाल उसका nth टर्म फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो ये जो nth टर्म है बच्चों वो एक्चुअल में an का स्क्वायर है, यानी अगर मैंने an निकाल लिया तो उसका स्क्वायर भी निकल जाएगा। तो हम लोग को Sn से सबसे पहला काम क्या है, an निकालना, ठीक है, और an क्या होगा, ये हो जाएगा an। तो ध्यान से देखो ये हम लोग का जो मिल रहा है an,
2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। ठीक है, ये मिल रहा है भाई हम लोग को। अब हम लोगों ने यहां पर सिंप्लीफाई किया तो ये हम लोग आ गया 4n माइनस 1। ठीक, an आ गया। अब मुझे ये कहा गया कि भाई मुझे इस सीरीज का सम निकालना है, तो मैंने पहले ही कहा कि मुझे जिस सीरीज का सम निकालना है उसका nth टर्म फाइंड आउट कर लो। हम लोग का nth टर्म जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, an स्क्वायर। an स्क्वायर क्या हो जाएगा, an स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी 16n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8 हो गया। अब अगर nth टर्म मुझे पता चल जाता है किसी भी सीरीज का, तो उसमें समेशन अप्लाई करने से मुझे सम आ जाती है। तो यानी कि अगर मुझे इस सीरीज का सम निकालना है तो मैं यहां पर समेशन अप्लाई करूंगा। ठीक है, 16n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8n, और इसको जैसे ही मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो आगे मैं इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी आपके यहाँ पर समीशन को डिस्कस नहीं किया। मैं समीशन को डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टीज के बाद वो समीशन बताना ही है, इसलिए मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग को दिखा था बच्चों जेई पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस किया कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टी या ये फॉर्मूला का यूज किया जा सकता है चीजों को फाइंड आउट करने। ठीक है, तो हम लोग आज जितने भी चीजों को डिस्कस किए बच्चों, जो भी चीजें आज मैंने आपको बताई उसको आप लोग ध्यान रखना कि कुछ प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है पूरे सीरीज में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं काम आएगा। और उसके बाद जब मैं प्रॉपर्टी डिस्कस कर दूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसके बाद हम लोग समीशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो चीज मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया नहीं है, थोड़ा सा मैंने बताया है, उसको मैं पूरा वहां पर पूरे लेक्चर में उसको डिस्कस करूँ। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर को इतने रखते हैं। ओके, गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे।